हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज आपके पॉलिटेक्निक का 4th डे है और मैं आपका राजन सर आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आऊँ केमिस्ट्री के लिए। बच्चों, जो आपको चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, मैं आपको पहले भी कई बार वीडियो में बता चुका हूँ, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जा रहा है ताकि आपकी प्रिपरेशन इस हिसाब से हो, चाहे किसी भी स्टेट के हो, आपकी रैंक एक बार में आ जाए और अच्छी आ जाए। देखिए, मेरे कुछ पढ़ाए हुए प्रीवियस ईयर के रिजल्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। ये वो बच्चे हैं जिनकी टॉप रैंक आई थी, मैंने केवल उनकी फोटो आपको दी है विद रोल नंबर एंड एप्लीकेशन नंबर। जो उनकी रैंक आई है टॉप लेवल पर, वो सभी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। ऐसे आप नेक्स्ट ईयर का देखोगे तो भी सेम ऐसे ही रिजल्ट रहा टॉप लेवल पर। ऐसे ही 2018 का रिजल्ट देखो, एक पेज ये है और अगला पेज ये भी है। और 2019 की बात करें तो 2019 का मैंने पूरा लाइव वीडियो बनाकर आपको यूट्यूब पे भी दे रखा है, आप वहां भी चेक कर सकते हैं कि सभी रिजल्ट बिल्कुल ऑथेंटिक है। सो आप भी जानना चाहोगे और आप भी कोशिश करोगे कि आपकी रैंक भी इसमें आए, तो रैंक आपकी भी आ सकती है अगर आपको पढ़ने का तरीका पता हो कि क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, जो नोट्स आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, इसमें कुछ बातों का ध्यान रखा गया है। पहली चीज तो ये ध्यान रखी गई है कि सभी टॉपिक कवर किए गए हैं जो एग्जाम के पर्पज से हैं, ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। दूसरा, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब कंटेंट इसमें डाले गए हैं। अलग अलग स्टेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी इसमें डाल दिए गए हैं चैप्टर वाइज कि कौन कौन से टॉपिक आ चुके हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट आप पढ़ोगे और सिर्फ उन्हीं चीजों को याद करोगे जो एग्जाम के पर्पज से है। फालतू चीज हम कुछ भी याद नहीं करेंगे, जिससे एग्जाम की प्रिपरेशन बिल्कुल सटीक हो और हमारी रैंक एक बार में अच्छी आ जाए। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हिंदी मीडियम का 4th डे। अगर आपको इंग्लिश मीडियम का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से इंग्लिश मीडियम का वीडियो देख सकते हैं। ये इसी वीडियो का वो इंग्लिश वर्जन है। देखिए, आप सब जानते हैं, जब मैंने परमाणु का पहला पार्ट पढ़ाया था बच्चों, परमाणु के अंदर 3 सब एटॉमिक होते हैं, उन्हें बोलते हैं सब एटॉमिक। किसी भी परमाणु के अंदर 3 सब एटॉमिक होते हैं। आप सबने नाम सुना होगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये नाम सबने सुना होगा। तो पहले हम शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि सबसे पहले खोज इलेक्ट्रॉन की हुई थी। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पहली चीज आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1840 भाग के इक्वल होता है। जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है बच्चों, वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1840 भाग होता है। उसका 1/1840 वाला पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है। तो पहली चीज तो आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद रखना है कि 1/1840 एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। दूसरा, इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का जो बच्चों निरपेक्ष द्रव्यमान है वो माना गया है 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम। ये निरपेक्ष है, निरपेक्ष द्रव्यमान इसको बोला जाता है। कई बार ऑप्शन में आपको अगर ये ऑप्शन नहीं मिले तो याद रखना ये ऑप्शन आपको मिलेगा 9.1 × 10⁻31। अगर दोनों ऑप्शन मिले बच्चों तो ये वाला ऑप्शन ज्यादा बेहतर है, तो इस पर टिक करना। ये दोनों ऑप्शन मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि कुछ स्टेट में मैंने देखा कि अलग अलग ऑप्शन थे और उनके आंसर अलग अलग थे, तो आप दोनों याद कर लेना बेहतर है। दोनों ऑप्शन हो तो ये टिक कर देना, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान कहते हैं इसको, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान। तो सापेक्ष द्रव्यमान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का जो सापेक्ष द्रव्यमान होता है वो होता है बेटा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। जो इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो निरपेक्ष आवेश है, इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष आवेश चार्ज, इसे बोलते हैं चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का जो निरपेक्ष आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का आपेक्षित आवेश क्या होता है? तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन का आपेक्षित आवेश जो होता है वो -1 होता है। इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष आवेश, ये तो निरपेक्ष आवेश था, इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष आवेश ये होता है, और आपेक्षित या सापेक्षिक आवेश जो होता है वो -1 होता है। इलेक्ट्रॉन को हम नॉर्मली ई से या ई माइनस से डिनोट करते हैं, 2 प्रकार से डिनोट करते हैं, ई से या फिर ई माइनस से। तो बच्चों, ये सभी पॉइंट जो थे वो थे इलेक्ट्रॉन के बारे में, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन की खासियत पढ़ी। एक चीज और इसमें नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको पर्सनली बोल देता हूं, कुछ पॉइंट हम इसमें नहीं लिखेंगे। इसलिए नहीं लिखेंगे ताकि हमें उन बच्चों की आवश्यकता है जो हमारा वीडियो पूरा देखते हैं, जिनका
हम पर भरोसा है, केवल हम उन्हीं को पढ़ाना चाहते हैं। जो वीडियो पहले ही स्टार्टिंग में बंद कर देते हैं उनकी हमें नीड नहीं है, हमें उन बच्चों की आवश्यकता है जो हम पर फेथ कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट आपको अलग से बताता हूं। इलेक्ट्रॉन की खोज बच्चों की थी जे थॉमसन ने, याद रखोगे, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है, इस चीज का याद रखना। अब आता है बच्चों प्रोटॉन पे। तो प्रोटॉन की खासियत, प्रोटॉन जो होता है वो धन आवेशित होता है, प्रोटॉन जो होता है वो धन आवेशित होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और प्रोटॉन को हम नॉर्मली P या P+ से डिनोट करते हैं। प्रोटॉन को या तो क्या लिखते हैं, P या P+ से, और इलेक्ट्रॉन को E और E- से। तो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज। अब मैं आपको एक चीज एक्स्ट्रा बताता हूं, ठीक है। मैं आपको कह रहा ना, कुछ बातें नोट्स में नहीं है जो हम आपको केवल वीडियो में बताएंगे। देखिए, एक चीज ध्यान रखना बेटों कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अगर किसी एटम के अंदर आपको बोल दिया जाए कि 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसके प्रोटॉन भी 5 ही होंगे। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, या हम जो बोल सकते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, दोनों ही इक्वल होते हैं। अब बात करते हैं केनाल किरणें। बच्चों, केनाल किरणें जो है वो प्रोटॉन का प्राचीन नाम है। पहले से केनाल किरणें कहते थे, बाद में इसका नाम प्रोटॉन पड़ गया। अब प्रोटॉन की खोज किसने करी या केनाल किरणें की खोज किसने करी, तो इसका आंसर दोगे ई गोल्डस्टीन। क्या आंसर दोगे, ई गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज और केनाल किरणें की खोज की थी ई गोल्डस्टीन, याद रखोगे। इलेक्ट्रॉन की खोज मैंने आपको बताया था अभी, इलेक्ट्रॉन की खोज मैं आपको फिर बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन की खोज या केनाल किरणें की खोज की थी ई गोल्डस्टीन ने। केनाल किरणें ये भी धनावेशित होता है। क्यों धनावेशित होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये प्रोटॉन का ही प्राचीन नाम है। प्रोटॉन धनावेशित होता है, इसका मतलब केनाल किरणें भी धनावेशित होता है। एक चीज और, जो इन किरणों के जो कणों का आवेश होता है, जो केनाल किरणें होते हैं बेटा, उनके जो कणों का आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। यानी जो आवेश इलेक्ट्रॉन का होगा वही आवेश केनाल किरणें या प्रोटॉन का भी होगा। ये चीज मैं आपको अभी बता चुका हूं कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, बट एक फर्क है, क्या, किंतु विपरीत होगा। विपरीत का मतलब है प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होगा। तो केवल इतना याद रखना है आपको। इस टोटल जो पॉइंट है इसका ये मतलब है कि अगर प्रोटॉन प्लस का 5 है तो इलेक्ट्रॉन माइनस का 5 होगा, अगर प्रोटॉन प्लस का 10 है तो इलेक्ट्रॉन माइनस का 10 होगा। तो दोनों का आवेश बराबर होता है लेकिन किंतु विपरीत होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। इसका जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले 2000 गुना बड़ा होता है। किसका, केनाल किरणें का। केनाल किरणें को हम प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। केनाल किरणें का जो द्रव्यमान होता है बेटा, केनाल किरणों का जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन 2000 गुना ज्यादा होता है, 2000 गुना अधिक होता है, ठीक है। तो ये थी केनाल किरणें। अब बात करते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। ये वही थॉमसन है जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, मैंने अभी आपको थोड़ी देर बताया था, जे थॉमसन। तो ये वही वैज्ञानिक है बच्चों जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इन्होंने अपना एक परमाणु मॉडल दिया, परमाणु के ऊपर अपना एक बुक लिखी जो बहुत ज्यादा फेमस हुई। तो इनकी कही हुई बात जरा ध्यान से सुनना क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आता है। पहली पॉइंट उन्होंने कहा था कि परमाणु जो होता है वो धन आवेशित गोला होता है। परमाणु कैसा होता है, धन आवेशित गोला है। परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें धसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें धसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने तरबूज देखा होगा। तरबूज क्या है, एक धनावेशित गोला। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं। तरबूज एक धनावेशित गोले की तरह हो गया और उसके जो सीड्स होंगे, जो बीज होंगे, वो इलेक्ट्रॉन है। आप देखते हो कि बीज तरबूज के अंदर धसे हुए होते हैं। तो परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धसे होते हैं। ये बात सबसे पहले जे थॉमसन ने कही थी कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कही थी कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों ही बराबर होता है परमाणु के अंदर, और इसलिए परमाणु जो होता है उदासीन होता है। और मैं जानता हूं कि ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा वैज्ञानिक था जिन्होंने सबसे पहले कहा था
कि परमाणु उदासीन होता है। बच्चों, वो जे टॉमसन थे। जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था परमाणु उदासीन होता है। क्यों उदासीन होता है? क्योंकि जितने नेगेटिव चार्ज हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दोनों मिलकर न्यूट्रल हो जाता है, तो परमाणु उदासीन होता है। और ये बात बताने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक जे टॉमसन ही थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज भी की थी। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं हम। टॉमसन के परमाणु मॉडल की तुलना क्रिसमस केक से की थी। टॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल की तुलना किससे की थी? क्रिसमस केक की थी। एक गोलीय क्रिसमस केक में सूखे मेवों की तरह इलेक्ट्रॉन होते हैं। जस्ट लाइक एक जो क्रिसमस केक है वो आप समझो स्फेरिकल पॉजिटिव स्फीयर है, वो धनावेशित गोला है, और उसके अंदर जो मेवे होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होता है, वो उसके अंदर धसे होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन है। तो उन्होंने इस तरह से कंपैरिजन किया, जिस हिसाब से मैंने आपको कंपैरिजन करके दिया वाटरमेलन का, तरबूज का एग्जांपल आपको दिया था। इनके बाद एक नए वैज्ञानिक आए जिनका नाम था रदरफोर्ड, और इन्होंने जो बुक लिखी थी रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इनकी जो बुक है बच्चों ये बहुत ज्यादा फेमस हुई थी और इनका मॉडल काफी हद तक सटीक माना जाता है। तो इनके मॉडल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इन्होंने अपना मॉडल दिया था 1909 में। कब दिया था बेटा? 1909 में। उन्होंने क्या किया था? अल्फा कणों को प्रयोग किया था। उन्होंने एक रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा कणों की एक सोने की पिन्नी, याद रखना, सोने की बहुत पतली पिन्नी पर बौछार किया था। किसका बौछार किया था? अल्फा कणों का। अल्फा कण बनता है हीलियम से, याद रखोगे। आपको इतनी बातें याद नहीं करनी, इतनी सारी अगर आपने पुरानी वीडियो मेरी देखी होगी तो मैं आपको बार बार कहता हूं कि ये सब बातें मैं समझाने के लिए लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। याद क्या करना है? सिर्फ याद करना है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल 1909 में आया। उन्होंने अल्फा कणों का इस्तेमाल किया था। अल्फा कण हीलियम से बनता है। उन्होंने सोने की पिन्नी ली थी, उस पर अल्फा कण जो थे उनकी बौछार की थी। उसके बाद बौछार करने के बाद उनका जो मॉडल था वो कुछ इस प्रकार था। उन्होंने कहा था परमाणु में धन आवेशित केंद्रक होता है, नाभिक होता है। तो परमाणु के अंदर नाभिक की खोज, सेंटर समझते हो ना, किसी चीज का जो सेंटर होता है, तो परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था यस, परमाणु का भी एक सेंटर होता है, एक केंद्र होता है जिसको हम नाभिक कहते हैं, और किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है बच्चों वो केवल नाभिक में होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परमाणु का द्रव्यमान कहां होता है? नाभिक में, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के बाहर, नाभिक के अंदर। इस टाइप से कई प्रकार से कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में। तो आपको याद रखना है कि किसी भी परमाणु का जो पूर्ण द्रव्यमान होता है वो उसके नाभिक में होता है। ठीक है, तो मैंने आपको दो बातें बताई। कौन से पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि परमाणु का एक केंद्र होता है? तो वो रदरफोर्ड थे। उन्होंने कहा परमाणु का एक नाभिक होता है, केंद्र होता है, नाभिक होता है, और परमाणु का जो सारा द्रव्यमान होता है वो केवल नाभिक में होता है। तो इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन के बारे में, उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, याद रखोगे। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये दूसरी बात कही थी। और तीसरी बात कही थी नाभिक का आकार। नाभिक का जो आकार होता है, सेंटर जो होता है, वो परमाणु के आकार की तुलना में बहुत कम होता है। ये तो साधारण सी बात है कि नाभिक जो होगा परमाणु से छोटा ही होगा। नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में बहुत छोटा होता है। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है। तो ये पॉइंट आप स्किप भी कर सकते हो। केवल दो बातें आपको याद रखनी है। परमाणु के केंद्र की खोज रदरफोर्ड ने की थी जिसका नाभिक था। परमाणु का सारा द्रव्यमान नाभिक में होता है, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। क्लियर हो गया? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी। अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो कम से कम 1 से 1.5 पेज में आता है इसका आंसर। लेकिन आप जानते हो कि आप जो एग्जाम देने वाले हो वो MCQ बेस्ड है, उसमें 4 ऑप्शन होंगे। तो आपको केवल मेन पॉइंट, मैं आपसे कह रहा हूं ना, इस चैनल पर तैयारी ही मेन पॉइंट से की जाती है ताकि आपकी रैंक एक बार में आ जाए। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य कमी क्या थी? तो आप केवल इतना याद रखना कि वह परमाणु की स्थिरता को वर्णन नहीं कर सके। क्या नहीं बता सके? परमाणु की स्थिरता को। इंग्लिश में बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एटम। उनकी बस एक ही कमी थी कि वो परमाणु के स्थिरता को समझा नहीं पाए। अगर आप थोड़ा इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं ऑर्ली। देखिए, उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएगा तो उसकी ऊर्जा जो होगी धीरे धीरे खत्म होगी। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कभी तो कभी खत्म होगी, और जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा खत्म होगी तो वो नाभिक से टकरा जाएगा, वो सेंटर से टकरा जाएगा, और एटम जो होगा, परमाणु जो होगा, वो अस्थिर हो जाएगा, जबकि परमाणु जो होता है बच्चों वो स्थिर होता है। तो मैंने आपसे कहा इतनी बातें मत याद करो, आप केवल इतनी सी बात याद कर लो कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मेन कमी थी, वो परमाणु की स्थिरता को समझा नहीं पाए। तो उनकी कमी को किसने दूर किया? उनकी कमी को दूर किया था नील्स बोर ने। नील्स बोर वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी को दूर कर दिया था। तो नील्स बोर ने परमाणु के इलेक्ट्रॉन की नई संकल्पना दी। क्या संकल्पना दी ये मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर तो लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन चक्कर लगाते हुए उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। अर्थात जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उनमें से ऊर्जा निकलती ही नहीं है, और जब ऊर्जा निकलेगी नहीं तो ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी, और जब खत्म नहीं होगी तो नाभिक से टकराएगा नहीं। इसलिए इलेक्ट्रॉन केवल घूमते हैं, ऊर्जा का विकिरण नहीं करते। अब वैज्ञानिकों ने पूछा ऐसे कैसे, तो उन्होंने एग्जाम्पल लिया प्लैनेट का और सन का। आपको पता है कि सारे प्लैनेट सन के चारों ओर घूमते हैं। तो जब प्लैनेट एक निश्चित ऑर्बिट पे घूमता है, एक फिक्स ऑर्बिट पे घूमता है प्लैनेट, अर्थ जो है, मान लो अर्थ जो है प्लैनेट है, वो सन के चारों ओर एक फिक्स ऑर्बिट पे घूमता है। तो जब वो सन के चारों ओर घूमता है तो अर्थ में से कोई एनर्जी रेडिएट नहीं होती, अर्थ में से कोई एनर्जी नहीं निकलती। तो यही उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, तो उसमें से जो ऊर्जा है वो बाहर नहीं आती, और जब ऊर्जा ही बाहर नहीं आएगी तो नाभिक से नहीं टकराएगा। अगला है बच्चों बोर एंड बरी। बोर एंड बरी वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण का रूल दिया। किसका रूल दिया था? इलेक्ट्रॉन के वितरण का। एग्जाम में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन के वितरण का नियम किसने दिया था? तो बोर एंड बरी ने। बोर एंड बरी या बोर एंड बरी ने दिया। अभी क्या नियम है इलेक्ट्रॉन के वितरण के? बच्चों 3 नियम होते हैं। इलेक्ट्रॉन के वितरण कितने नियम होते हैं? 3 नियम। पहला, इलेक्ट्रॉन को वितरण करने का फॉर्मूला होता है 2n²। इलेक्ट्रॉन को वितरण करने का फॉर्मूला क्या होता है? 2n²। आप प्रीवियस में चेक कर लीजिए, केवल फॉर्मूला पूछता है कि इलेक्ट्रॉन के वितरण का सूत्र लिखिए, आप ऑप्शन में 2n² पर टिक कर दो। मैंने इतनी सारे बातें लिखी ली, मैंने आपको समझाया भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी आवश्यकता ही नहीं है आपको। आप केवल इतना याद रखो कि इलेक्ट्रॉन के वितरण का फॉर्मूला होता है 2n²। इस हिसाब से पहले ऑर्बिट में कैसे बांटेंगे कि पहले ऑर्बिट का नाम होता है केशल, पहला कक्ष। के किसे बोलते हैं? पहले कक्ष को के बोलते हैं। मान लो कोई सेंटर है, सेंटर के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो पहले कक्ष को बोलते हैं के। इसमें कैसे बांटोगे? तो 2n² कैसे अप्लाई होगा? 2 की जगह 2, n की जगह 1 क्योंकि पहला है, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 की 2 से करोगे 2। तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। दूसरे को बोलते हैं एल, दूसरे कक्ष को क्या बोलते हैं? एल। और एल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 2n² की जगह देखो, 2 की जगह 2, n का 2 क्यों आया? क्योंकि l जो होता है वो दूसरा कक्ष होता है। तो n की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8। क्लियर हो गया? अब तीसरा कक्ष होता है m। तो m कैसे निकालोगे? 2 की जगह 2, n की जगह 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18। क्लियर हो गया? फिर फोर्थ कैसे निकालोगे? चौथा कक्ष होता है n। तो पहला कक्ष k l m n, k l m n, पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष और चौथा कक्ष। अब ऐसे ही n का कैसे निकालोगे? तो 2 की जगह 2 लिख दोगे, n की जगह 4 लिखोगे और 4 का स्क्वायर कर दोगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 की 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 32। क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रॉन को बांटने का फॉर्मूला क्या होता है? 2n²। और जरूरी नहीं है कि आपको फॉर्मूला पूछे, आपसे यह भी पूछ सकता है कि के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 2 होंगे, एल में 8 होंगे, एम में 18 होंगे और एन में 32 होंगे। एक बात का और उन्होंने दूसरा रूल ये कहा था कि सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 होती है। सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 होती है। जो भी कोश सबसे बाद में आएगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होगा। फिर आप कहोगे कि यहां तो सर जी 8, 18, 32 भी थे, फिर 8 से ज्यादा क्यों नहीं होगा? इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा जब केमिस्ट्री हम आगे पढ़ेंगे, जब 8 चैप्टर पे पहुंचेंगे तब मैं आपको इसका रीजन दूंगा, तब इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। बस अभी आप इतना याद रखो कि सबसे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता। याद रखोगे? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन को एक दी गई कक्षा में स्थान तब तक नहीं मिलता जब तक कि
रूप से पूर्ण रूप से पहली वाली कक्षा पूर्ण ना भर जाए। अब इसका मतलब क्या है, पहली वाली कक्षा पूर्ण ना भर जाए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लाइन से बढ़ता है, पहले K का इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर L का इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर M का भरेगा, फिर N का भरेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो भरता है बच्चों वो स्टेप वाइज भरता है, पहले K का भरेगा, फिर L का भरेगा, फिर M का भरेगा, फिर N का भरेगा। तो तीन बातें याद रखोगे। इलेक्ट्रॉन को वितरण करने का फॉर्मूला 2n², पहले में 2, फिर 8, 18, 32। सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, और पहली कक्षा जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक दूसरी कक्षा पे इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? परमाणु के विभिन्न ऊर्जा कोशों या कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का व्यवस्थित वितरण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। क्या होता है सर जी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? सिंपल भाषा में बता दो। आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो पता आप उसे कैसे बांटोगे? 10 इलेक्ट्रॉन को आप बांटोगे 2 + 8। तो आपने 2 + 8 बांटा, क्योंकि पहले में 2 आता है, दूसरे में 8 आता है, तो 2 + 8, तो उसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉन का वितरण, इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थित वितरण लिखा, आप समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थित वितरण। इसी प्रकार अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे बांटोगे? 2 + 5, क्योंकि पहले में तो 2 आता है और जो बच गया वो दूसरे में आएगा, तो 2 + 5। तो इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थित वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। ऐसी मैं 11 का पूछूंगा तो 11 का लिखोगे 2, 8, 1। 2 क्योंकि पहले में 2 आता है, फिर दूसरे में 8 आता है, तो 2 और 8 10 तो यही हो गए, बचा 1, तो लास्ट में 1 आएगा। तो इलेक्ट्रॉनों का जो व्यवस्थित वितरण होता है उसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। पिछले चैप्टर में ये कुछ रह गए थे सिंबल्स, मैंने आपसे कहा था इन सिंबल बेटा लाइन से याद करना है, क्योंकि एग्जाम में आता है। तो आपको लाइन से याद करना है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फिर आएगा सिलिकॉन, ठीक है, फिर एल्युमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, आर्गन, क्लोरीन। ये आपको लाइन से इन सबको याद करने हैं। ठीक है, क्या करने इनको? लाइन से याद करने। लाइन से क्यों याद करने इनको? क्योंकि होता क्या है एग्जाम में आपसे ऐसे पूछेगा कि 10वें नंबर पे कौन सा तत्व आता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 10 हो। तो इलेक्ट्रॉनिक नंबर 10 क्या है? नियॉन। इलेक्ट्रॉनिक नंबर 10 क्या है बेटा? नियॉन। ऐसे ही पूछेगा जो छठे नंबर पे आता हो, 6 नंबर पे आता हो, 6 नंबर पे आता है बेटा कार्बन। ये बच्चा टेबल बनाते हुए थोड़ी आगे पीछे हो गया बेटा, माफ कर देना, ये टेबल बनाते हुए थोड़ा आगे पीछे हो गया। आप जानते हो हिंदी मीडियम टाइप करना बड़ा मुश्किल काम होता है बेटा, मुझे कईयों से हेल्प लेनी पड़ती है। नहीं देखो, क्लोरीन का नीचे आ गया Cl, आर्गन का आ गया R, है ना बेटा, सल्फर का S, ये थोड़ा आगे पीछे हो गए, फास्फोरस का P, सिलिकॉन का Si, ठीक है बेटा, एडजस्ट कर लोगे ना। एल्युमिनियम का Al, मैग्नीशियम का Mg, थोड़ा नीचे है यहाँ पर सोडियम का Na, नियॉन का Ne, फ्लोरीन का F, ऑक्सीजन का O। तो एक स्टेप नीचे हो गया, क्योंकि ये हिंदी में और ये इंग्लिश में, और आप जानते हो हिंदी में टाइप करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो मैं आपसे क्या करता बच्चों कि 20 तक के इलेक्ट्रॉनिक नंबर आपको याद करने हैं, और वो भी स्टेप वाइज। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ऐसे आता है कि 5वें नंबर पे जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर आता है उसका नाम बताओ। तो 5वें नंबर पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका नाम आपको लिखना पड़ेगा, आपको टिक करना पड़ेगा। इनको याद करने का एक तरीका भी है। कैसे? देखो मैं आपको शॉर्ट बताता हूं, अगर आप वीडियो को रिमाइंड करके देख लेना। हाई, हील, लिए, बिना, भी, कल, नानी और फुआ नाचेगी। फुआ मतलब बुआ को भी बोलते हैं। तो क्या बोला मैंने, आपने सुना? 10 को एक साथ याद कर रहा है। क्या? हाई, हील, लिए, बिना, भी, कल, नानी और फुआ नाचेगी। याद हो गया 10? हाई, हील, लिए, बिना, भी, कल, नानी और फुआ नाचेगी। 10 तो ये हो गए। अब फिर बाकी बचे हुए 10 कैसे याद होंगे वो सुन लो। बाकी बचे हुए 10 भी आपको बता देता हूं। देखो 10 कैसे याद होंगे ये बता देता हूं, ठीक है। लो जी, यहां से स्टार्ट हो रहा है 11 में से। 11 नंबर पे आता है ना, मांग, अल्लाह, से, पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक। अब 2 नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में 18 है, 18 लिख दिया मैंने, आपको 20 तक बताया। और काजू केक, काजू का यहां का मतलब जो आप लिखोगे ना कैल्शियम आएगा, और फिर केक, तो इस तरह से कैल्शियम जो है लास्ट होगा 20 नंबर पर। तो 20 तक मैंने आपको बता दिया, आपको केवल 18 तक नाम ही याद करने हैं। तो इनकी नंबरिंग जरूर याद कर लेना, क्योंकि एज इट इज आता है कि इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो 18 प्लेस पर आएगा। तो आपके सिलेबस में केवल 18 तक है, आप चाहो तो 20 तक याद कर लेना। तो 20 तक भी हम डिस्कस करेंगे आगे जाकर चैप्टर 8 में, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा संयोजकता इलेक्ट्रॉन। अब ये संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पहले सिंपल भाषा में समझ लो।
किसी परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। अब आपको ये वाली भाषा समझ में नहीं आई होगी, तो मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूं कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है। आपको मैंने कहा था कि आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन आपने कैसे बांटा था, 2 8 1, तो लास्ट में क्या आया था 1, तो 1 को बोलेंगे संयोजकता इलेक्ट्रॉन। तो क्या लिखा हुआ, तो अब पढ़ो, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाद में इलेक्ट्रॉन आते हैं, उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाद में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूं आपको 17 को बांटो, तो 17 कैसे बांटोगे, 17 आप बांटोगे 2 8 7, तो जो लास्ट में 7 है बच्चों, उसे हम बोलेंगे संयोजकता इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और संयोजकता इलेक्ट्रॉन से हम वैलेंसी फाइंड करना आसान होता है। तो वैलेंसी कैसे फाइंड होती है, आज मैं आपको ये सिखा देता हूं। ठीक है, देखिए वैलेंसी कैसे फाइंड होती है। अगर लास्ट में 1 2 3 और 4 है, 4 भी मान लो, अगर लास्ट में 1 2 3 4 क्यों नहीं लिखा हुआ, क्योंकि 4 पे कोई चेंज नहीं होता। अगर लास्ट में 4 है तो उसकी वैलेंसी 4 ही होगी, तो इसलिए 4 को काउंट नहीं करते। तो लास्ट में मतलब 11 को बांटा था आपने, कैसे बांटा था 2 8 1, तो लास्ट में 1 है। 12 को बांटोगे कैसे बांटोगे 2 8 2, लास्ट में 2 है। ऐसे 13 को कैसे बांटोगे 2 8 3, लास्ट में 3 है। तो अगर बच्चों लास्ट में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी वही रहेगी। लेकिन अगर 5 6 7 8 है, लास्ट में क्या है 5 6 7 8, तो आप 8 में से माइनस करोगे। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, आपको एग्जांपल से क्लियर होगा। मैं कहता हूं कि आपको 11 इलेक्ट्रॉन है, आप 11 इलेक्ट्रॉन को पहले बताओ कैसे बांटोगे, 2 8 1, लास्ट में क्या बोला आपने 1, तो उसकी वैलेंसी 1 पे टिक कर देना, क्योंकि 1 2 3 सेम रहता है लास्ट में, बस 5 6 7 8 होता है, तो 8 में से माइनस करना होता है। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं कहता हूं 15 इलेक्ट्रॉन है, पहले बताओ 15 को कैसे बांटोगे, 2 8 5 2 8 5, तो लास्ट में क्या बोला आपने 5, तो 5 अगर 3 से ज्यादा आ रहा है ना, 5 है ना, तो 8 में से 5 माइनस करना पड़ेगा आपको। अगर लास्ट में 3 से ज्यादा होते हैं तो 8 में से माइनस करना होता है। तो 5 बोला आपने, तो 8 में से 5 माइनस कर दो 3, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका वैलेंसी जो होगा, संयोजकता जो होगा वो 3 होगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लो, लास्ट बता रहा हूं आपको। मान लो मैं कहता हूं 17 है, 17 कैसे बांटोगे 2 8 7, लास्ट में क्या बोला आपने 7, तो 7 है ना, तो 8 में से 7 माइनस कर दो तो बचा 1, तो बैलेंस ही 1 पे टिक करना। अब ऑप्शन देख लो, वहां पे ऑप्शन आपको 1 भी मिलेगा और 7 मिलेगा, वो चेक करते हैं ना कि आप पढ़ के आए या नहीं पढ़ के आए। तो वैलेंसी को हम फाइंड करने का तरीका होता है कि अगर लास्ट में 1 2 3 है तो वही छोड़ दो, और 5 6 7 8 है तो 8 में से माइनस कर दो। क्लियर हो गया। अब आप बढ़ते बढ़ो परमाणु संख्या। ये परमाणु संख्या क्या होती है? परमाणु संख्या का मतलब होता है बेटा प्रोटॉन की संख्या। अभी आपने पढ़ा था ना, किसी एटम में 3 चीज पाई जाती है, कौन कौन सी? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो जितने प्रोटॉन होंगे ना उसी को परमाणु संख्या, प्रोटॉन को ही हम क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। याद रखोगे, प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। तो ये देखो कितनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है। मैं कहूंगा कुछ मत करना इनमें से याद, केवल एक चीज, अगर समझदार हो तो केवल एक चीज याद करना, क्या कि परमाणु संख्या का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या। अब सर जी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्यों बोला आपने? क्योंकि भाई जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही तो इलेक्ट्रॉन होंगे। भूल गए क्या चैप्टर? स्टार्टिंग में जब बिल्कुल वीडियो स्टार्ट किया था ये मैंने क्या कहा था कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो परमाणु संख्या का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर, और परमाणु संख्या तीनों हमेशा बराबर होती है। अर्थात किसी क्वेश्चन में मान लो कहता है प्रोटॉन 5 है, ध्यान सुनना मेरी बात, प्रोटॉन कहता है 5 है, क्वेश्चन में बोलता है कि किसी तत्व के प्रोटॉन 5 है, तो आप तुरंत समझ जाओ प्रोटॉन 5 है तो इलेक्ट्रॉन भी 5 होगा और परमाणु संख्या भी 5 होगा। मैं कहता हूं परमाणु संख्या 10 है, इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन भी 10 होगा और प्रोटॉन भी 10 होगा। मैं कहता हूं कि चलो इलेक्ट्रॉन जो है इस बार 15 है, ध्यान सुना, इलेक्ट्रॉन कितना है? 15, तो प्रोटॉन भी 15 होगा और परमाणु संख्या भी 15 होगा। तो बच्चों ये तीनों इक्वल होते हैं। कौन कौन इक्वल होता है? परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या। अब एग्जाम में क्या करते हैं, इन तीनों में से एक चीज दे देते हैं और दूसरी चीज पूछ लेते हैं। जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछता हूं, उन्होंने कहा था किसी तत्व में प्रोटॉन की संख्या 7 है, प्रोटॉन की संख्या 7 है, तो बताओ परमाणु संख्या क्या होगी? तो आंसर 7 दे दोगे, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या तीनों इक्वल होता है। क्लियर हो गया। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आता है बेटा
किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन जो होता है केवल वही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में केवल इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है बेटा। मान लो किसी तत्व का रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो ऑप्शन क्या देगा आपको, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में निम्न में से कौन सा भाग लेता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो याद रखना किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में केवल इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। बस केमिकल रिएक्शन में केवल इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कोई मतलब नहीं। वो बिल्कुल रिलैक्स है तुम्हारी तरह, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जीवन काट रहे हैं। इलेक्ट्रॉन हमारी तरह है, ठीक है, आप समझ में आ गया। पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में केवल इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। टीचर तो पढ़ाया जा रहा है लेकिन आप आराम से रिलैक्स हो। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे क्या पढ़ते हैं, हाँ जी, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या अभी आपने पढ़ा था परमाणु संख्या। परमाणु संख्या मैंने आपको क्या बताया था, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या, तीनों सेम होती है। अब द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या में दो चीज आती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ दिया जाए, न्यूट्रॉन को और प्रोटॉन को दोनों को जोड़ दिया जाए तो द्रव्यमान संख्या आती है। अब एग्जाम में कैसा आएगा, देखो एग्जाम में कैसा आएगा, बोलेगा प्रोटॉन 5 है, इलेक्ट्रॉन 5 है, प्रोटॉन 5 है, इलेक्ट्रॉन 5 है और न्यूट्रॉन 6 है। ध्यान से सुनना, मैं लिख नहीं पा रहा हूं। प्रोटॉन 5 है, इलेक्ट्रॉन भी 5 है, न्यूट्रॉन 6 है। तो प्रोटॉन 5 और न्यूट्रॉन 6 दोनों को ऐड कर दो। प्रोटॉन 5 और न्यूट्रॉन 6, 5 और 6 11, आंसर 11 पे टिक कर देना, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को प्लस करके द्रव्यमान संख्या बनती है। क्लियर हो गया। द्रव्यमान संख्या कब बनती है, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर देते हैं। चलिए अब जल्दी से कमेंट करके बताना, मैं पूछ रहा हूं आपसे। प्रोटॉन 10 है, इलेक्ट्रॉन भी 10 है और न्यूट्रॉन 12 है। प्रोटॉन 10 है, इलेक्ट्रॉन 10 है और न्यूट्रॉन 12 है। तो मुझे कमेंट करके बताना कि उसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो किसी भी तत्व को लिखने का जो मेथड होता है वो ये होता है, ठीक है। जैसे हीलियम का लिखा हुआ है तो ये 2 क्या है और 4 क्या है, जो ये 2 है इसे बोलते हैं परमाणु संख्या। जो नीचे लिखते हैं ना ये, इसे बोलते हैं परमाणु संख्या, और जो ऊपर लिखते हैं इसे बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या 2 है और द्रव्यमान संख्या 4 है। अब आप कहोगे ये क्यों बता रहे हो सर जी, होता क्या है, इस टाइप का कोई भी दिखेगा, एक्स लिख देगा, यहां लिख देगा एक्स और 10 और 20। अब पूछेगा परमाणु संख्या तो क्या करोगे, है तब तो पूछ लेगा ना। तो इस चीज का याद रखना कि नीचे वाला जो नंबर होता है वो होता है परमाणु संख्या और ऊपर वाला नंबर होता है द्रव्यमान संख्या। याद रहेगा, नीचे वाला नंबर परमाणु संख्या, ऊपर वाला नंबर द्रव्यमान संख्या। जैसे अभी मैंने बोला था x लिखा हुआ गया और 10 और 20 आ गया, तो 10 जो है वो परमाणु संख्या है और 20 जो है वो द्रव्यमान संख्या है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। समस्थानिक क्या होता है, ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। क्या कहा आपने, ध्यान से सुना, परमाणु संख्या समान हो। परमाणु संख्या मतलब ये वाले नंबर, नीचे वाले नंबर, जिनके नीचे वाले नंबर परमाणु संख्या तो सेम होगी लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होगी। द्रव्यमान संख्या मतलब ऊपर वाला नंबर। तो जिनके नीचे वाले नंबर परमाणु संख्या सेम होगा बट द्रव्यमान संख्या अलग होगा, उन्हें बोलेंगे समस्थानिक। एग्जाम्पल देख लो, हाइड्रोजन बेचारे को देख लो, देखो जरा तीनों को ध्यान से देखो, अगर आप देख पा रहे हो, देखो परमाणु संख्या 1 है, परमाणु संख्या 1 है, परमाणु संख्या 1 है, तो नीचे का नंबर तीनों का सेम है या नहीं है। तो जिनके परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या देखो अलग अलग है, 1 2 3, तो द्रव्यमान संख्या अलग है लेकिन परमाणु संख्या सेम है। आपको पता ना परमाणु संख्या क्या होती है, नीचे वाली, और द्रव्यमान संख्या होती है ऊपर वाली। तो देखो परमाणु संख्या तीनों के सेम है लेकिन द्रव्यमान संख्या तीनों का अलग है। तो जिनके परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो उसे समस्थानिक कहते हैं। ये पिछली बार इंग्लिश मीडियम जामिया में क्वेश्चन आया था, जामिया मिलिया में आया था क्वेश्चन, क्या कि जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो उनको क्या बोला जाता है। तो आंसर था आइसोटोप्स समस्थानिक। अब ये दिल्ली पॉलिटेक्निक में आ चुका है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप कौन कौन से होते हैं, तो प्रोटियम, ट्रिटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। याद रखोगे, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होते हैं बेटा, 3। नाम याद रखना, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। अब एग्जाम में कैसा आता है, ये लिख देगा आपको, ये लिख देगा और बोलेगा इसका नाम क्या है। तो सर जी ऐसे तो किसी का भी नाम पूछ सकते हैं, नहीं, किसी का भी नाम नहीं पूछेगा, कुछ पर्टिकुलर है एग्जाम के लिए नाम, केवल वही पूछा जाएगा। इसलिए तो मैं आपको केवल यही चीज शेयर कर रहा हूं, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर नाम है, केवल वही आते हैं जो खास होते हैं।
तो ड्यूट्रियम नाम ले लोगे, ठीक है। तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम इनके नाम होंगे। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स के नाम बताने हैं। ऐसे बच्चों कार्बन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं, कौन कौन से? एक होता है 12, 16 और 14, और यहाँ पे बेटा 6 आएगा, यहाँ 6 कर लेना, 16 गलत लिखा हुआ है, यहाँ 12 और 6 आएगा, यहाँ 14 और 6 आएगा। तो एटॉमिक नंबर दोनों के 6 है, एटॉमिक नंबर दोनों के 6 है, बट मास नंबर दोनों के डिफरेंट है। बेटा यहाँ 6 कर लेना, आई एम सॉरी बेटा, यहाँ 6 कर लेना, 16 गलती से लिखा हुआ है। आप जानते हो हिंदी मीडियम की टाइपिंग मैं आपको पहले बता चुका हूं, बहुत मुश्किल से करता हूं मैं। चलिए अब बात करते हैं क्लोरीन। क्लोरीन के बेटा, क्लोरीन के भी 2 समस्थानिक है। क्लोरीन के भी कितने समस्थानिक है? 2। तो एग्जाम में इनके ना रेशियो पूछता है, इनका रेशियो याद रखना 3:1। इनके मास, इनके द्रव्यमान का जो रेशियो होता है वो कितना होता है बेटा? 3:1। याद रखोगे? तो जो मेन चीज है वो याद रखो, क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं और इनके द्रव्यमान का जो रेशियो होता है, मास का जो रेशियो होता है वो होता है 3:1। अब आते हैं समस्थानिकों का उपयोग। समस्थानिकों का उपयोग कहां होता है? तो समस्थानिक तो इतने ज्यादा है, अगर समस्थानिक के सारे उपयोग आने लग गए तो 4 पेज तो केवल समस्थानिकों के उपयोग में भर जाएंगे। तो आपको सभी याद नहीं करने हैं, केवल 3 के याद करने हैं। यूरेनियम का उपयोग, कोबाल्ट का उपयोग और आयोडीन का उपयोग। अब आप कहोगे सर जी आपको कैसे पता ये 3 ही हमें याद करने हैं? क्योंकि एनसीईआरटी बुक में 3 दिया हुआ है। जो कोई भी एग्जाम होता है, पता आपको किसको फॉलो करना पड़ता है? उसे एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना पड़ता है। तो कोई भी एग्जाम, इंडिया का आईएएस के एग्जाम देते हैं ना, वहां भी बोला जाता है कि पहले एनसीईआरटी बुक पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी बुक ही फॉलो होता है। आप गूगल पे डाल के देख लेना, बेस्ट बुक फॉर आईएएस एग्जाम, वो भी पहले एनसीईआरटी बुक बोलेंगे वहां पर, आप चेक कर लेना कभी। तो आते हैं समस्थानिकों का उपयोग। पहला उपयोग यूरेनियम। यूरेनियम का इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, परमाणु भट्टी में। याद रखना, यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग, यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग कहां होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में। कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है बेटा कैंसर के इलाज में, और आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है घेंगा इलाज में। घेंगा होता है बेटा एक बीमारी होती है घेंगा, जिसमें गर्दन जो होती है वो बड़ी हो जाती है, तो घेंगा गोइटर बोलते हैं इंग्लिश में। आयोडीन से की कमी के कारण होता है ये। तो 3 आपको याद करना है। पहला, यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के इलाज में होता है, और आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंगा रोग के इलाज में किया जाता है। यहां समस्थानिक खत्म होता है। अब आता है संभारिक। संभारिक समस्थानिक का जस्ट उल्टा होता है। जरा इन 2 एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर बेटा ये नंबर भी गलत लिखे हुए हैं, सॉरी बेटा ये नंबर गलत लिखे हुए हैं, 10 और 11 आएगा। यहां 10 कर देना, यहां तो ये ठीक है बेटा, यहां 11 कर देना, ठीक है बेटा, आई एम सॉरी, यहां 11 कर देना। मेरी बात ध्यान से सुनो। अब देखो मास नंबर दोनों के सेम है, दोनों के मास नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर दोनों के डिफरेंट। मैंने बोला यहां 11 कर देना बेटा, ठीक है, ये मेरी मिस्टेक है, कंप्यूटर की मिस्टेक से हो गया, ये 11 कर देना बेटा। तो मास नंबर दोनों के सेम है, बट एटॉमिक नंबर दोनों के डिफरेंट है। तो जब द्रव्यमान संख्या समान हो, परमाणु संख्या भिन्न हो, द्रव्यमान संख्या समान हो और परमाणु संख्या भिन्न हो, ये लिखा हो मैंने, जिनकी द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है। याद रखोगे, जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या देखो समान है 22 और 22, द्रव्यमान संख्या तो समान है, लेकिन जो इनके परमाणु संख्या है वो भिन्न होती है। ठीक है, इसमें यहां 40 कर लेना, यहां 40 आएगा बेटा, यहां भी 40 आएगा, 40 कैल्शियम 40 आएंगे, यहां भी 40, यहां भी 40, सही कर लेना बेटा, और यहां 18 और यहां 20। तो 40 और 40 द्रव्यमान संख्या सेम है, इसका भी 40 इसका भी 40 द्रव्यमान संख्या सेम है, बट इनके एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है। बेटा लिखा हुआ गलत है, मैं बोल ठीक रहा हूं, ठीक है, लिखा हुआ गलत है, बाय कंप्यूटर मिस्टेक है, ये हो जाती है, मैनुअल गलती हो सकती है, बट जो मैं बोल रहा हूं वो ठीक बोल रहा हूं। 40 और 40 लिख देना, और यहां 18 और 20 ठीक है। तो देखो द्रव्यमान संख्या सेम है 40-40, परंतु परमाणु संख्या दोनों का अलग अलग है, तो इसे संभारिक बोलते हैं। अब संभारिक के कौन कौन से गुण होते हैं, तो संभारिक के गुण 4 होते हैं। पहला, इनकी परमाणु संख्या अलग होती है, भिन्न होती है, रासायनिक गुण भी भिन्न होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी भिन्न होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी भिन्न होते हैं। क्लियर हो गया? तो ये था कुछ आपके चैप्टर 4 जो डे 4 था, जिसमें आपने एटम के बारे में पढ़ा, ये एटम का सेकंड पार्ट था। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी बेटा। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेष एग्जाम के लिए पॉइंट टू पॉइंट तैयारी कीजिए, आपका नंबर पक्का एक बार में आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए बेस्ट विशेष मेरी तरफ से आपको।